जय हिंद फ्रेंड्स। तो जो हमने आर का जो री एग्ज़ाम का जो मेक IAS का हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हमारा टेस्ट 16 था एनसेंट हिस्ट्री का। इसमें हमने 13 नंबर क्वेश्चन तक उसमें किया था। इसके फर्स्ट पार्ट में जो चैनल पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम उसके आगे मतलब 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे क्वेश्चन दिया है, संगम युग की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। इस काल में व्यापार आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का होता था। क्या इसमें सही है? तो दोनों कह रहा है सही है कि संगम युग की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था और चावल जो थी सबसे आम फसल थी। और वहीं अगर देखेंगे तो बुनाई, धातु के काम, बढ़ई गिरी, जहाज निर्माण व मोतियों, पत्थरों तथा हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना शामिल था। वहीं संगम युग का जो महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि आंतरिक और बाहरी व्यापार भी यहाँ होता था, मतलब आंतरिक और बाहरी व्यापार भी होता था। और यहाँ पे दिया भी है तो दोनों सही है। सूती और रेशमी कपड़ों की कताई बुनाई उच्च विशेषता प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियूर से बने हुए सूती कपड़ों की बहुत मांग होती थी। और जैसे यहाँ पे देखेंगे आगस्टस टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी की गई सोने चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए थे और संगम काल में समृद्ध विदेशी व्यापार का संकेत देते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैसे कि दिया है यहाँ पे, हाथी के दांत के उत्पाद, काली मिर्च और चांदी, मीठी शराब संगम काल के दौरान ये आयातित वस्तुएं थी कि मतलब इसका क्या हो जाएगा? डी होगा तीसरा। और चौथा चांदी और मीठी शराब। तो संगम युग के ना प्रमुख निर्यात था और एक आयात था। तो निर्यात में क्या था ना कि सूती कपड़े, ठीक, मसाले और जैसे कि काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी और हाथी के दांत, ठीक है, और मोती, बहुमूल्य रत्न। तो ये जो है ना ये निर्यातित मतलब वस्तुएं थी। और वहीं अगर हम आयातित वस्तुओं में देखेंगे तो जैसे घोड़ा है, सोना है, चांदी है, मीठी शराब आदि जो थी ये प्रमुख थी आयातित वस्तुएं। संगम काल में क्या था कि पुहार शहर जो था विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। जो पुहार शहर था वो विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान बन गया क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। वाणिज्य गतिविधियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे कि तोंडी, मुसीरी, कोरकई, अरिकामेडु और मरकानम थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे ना शिक्षा देने के लिए क्या मंदिरों को चुना गया था संगम युग में? और फिर कह रहा है कि संगम युग के शिक्षक को पिल्लय कहते थे, पिल्लय कहा जाता था। क्या ये सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो पहला है वो सही है, दूसरा गलत है। शिक्षा देने के लिए मंदिरों को चुना गया था और लेकिन जो इसके शिक्षक थे ना वो कड़कट्टम और इनके जो शिक्षा पाने वाले थे वो पिल्लय कहलाते थे। मतलब जो शिक्षक थे उनको कहते थे कड़कट्टम और जो मतलब जो विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षा पाने वाले उन्हें पिल्लय कहा जाता था। शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षकों को गुरु दक्षिणा देते थे। यहाँ पे शिक्षा और साहित्य की दृष्टि से संगम जो युग था वो स्वर्णिम काल कहा जाता था। और यहाँ पे ना इस समय समाज में शिक्षा का न केवल प्रश्नल था बल्कि ज्ञान जगत के सभी विषय जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य, व्याकरण, गणित और ज्योतिष, चित्रकला और मूर्तिकला आदि जो है समुचित ज्ञान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैसे संगम काल में दिया है, संगम काल में भूमि मापन की जो इकाई थी उसे वैली और महोती थी। तो क्या ये सही है? और दूसरा कह रहा है कि संगम काल में अबानम अनाज का माप था। तो बी, दोनों इसमें सही है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो भूमि मापन की इकाई थी वो वैली ही थी और जो एवं महोती मतलब मापन की जो इकाई थी वो क्या नाम था? वैली और महोती। और जो अबानम था, अबानम अनाज का माप, और नाली, अल्लाकू और उल्लाक छोटे माप थे। कभी क्वेश्चन डीप पूछेगा तो दे सकता है। नाली, अल्लाकू और उल्लाक जो थे छोटे माप थे। संगम काल में अधिकांश जो व्यापार थे वो वस्तु विनिमय होता था और एवं बाजार को क्या कहते हैं? अबनम कहते थे। संगम काल में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडेसियार कहा जाता था। जैसे देखिए इसमें क्या था ना, चोल राज्य में धनी कृषक थे, कृषकों को वेल या फिर आरसू की उपाधि दी जाती थी जो धनी कृषक थे। पांडे राज्य में इन्हें ही कविदी कहा जाता था। अगर चोल राज्य में देखेंगे तो जो धनी कृषक थे उनको वेल और आरसू, और पांडे राज्य में देखेंगे तो कविदी की उपाधि दी जाती थी। वहीं अगर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को हम देखेंगे तो कैडेसियार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वालों को उछावर कहा जाता था। जो सिर्फ साधारण हल चलाते तो उन्हें उछावर। और संगम काल में भूमि का अधिकतर जो था वैलाल जाति के हाथी में धनी कृषक वर्ग थे। शासक वर्ग को भी जो थे वैलाल जाति से ही निकलता था। शासक वर्ग वैलाल जाति से, वैलाल का प्रमुख जो है वैलिर कहा जाता था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो मतलब इस काल में जो राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मनोरम कहते थे। और फिर संगम काल में सेना के सेनापति को नल्लबय की उपाधि दी जाती थी। इसमें बी ऑप्शन केवल 1 सही होगा। जो राजा थे इस काल में, जो संगम काल में राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मनोरम कहते थे। राजा का जो जन्मदिन था वो पेरुनुल कहलाता था, जिस दिन राजा का बर्थडे था पेरुनुल। और जो राजा के दरबार में था तो नल्लबय भी कहा जाता था राजा के दरबार को। नल्लबय कोई उपाधि नहीं थी सेनापति की। जो राजा का दरबार था उनको नल्लबय कहा जाता था। और सेना के जो सेनापति थे उनको एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछली टुकड़ी को कुलय कहा जाता था। सेना में क्या था कि वैलाल जो थे धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। जो सेना में वैलाल थे धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। अब इसमें कह रहा है नल्लबय तो देख लें किसको कहा जाता था, दरबार को। समकालीन जो प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक था, राजपथ वंशानुगत था। राज्य को मंडल कहा जाता था। अधिकतर राजा निहित थे और राज्य को मन्नम और वंदनम और कार्वेन इत्यादि उपाधियां दी गई थी। उपाधियां राजा एवं देवता दोनों के लिए होती थी। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे तमिल संगम और अध्यक्ष। जैसे कि प्रथम संगम जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये पांड्यों की प्राचीन राजधानी थी मदुरै। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अगस्त ऋषि ने की थी। अगस्त ऋषि को दक्षिण में आर्य सभ्यता प्रचार का श्रेय प्रदान किया था। दूसरा संगम जो था वो कपाटपुरम में हुआ था। अध्यक्षता इसकी भी ऋषि अगस्त ने की थी। और जो बाद में उनका स्थान जो उनके शिष्य थे तोल्कापियर ने ले लिया। इस संगम द्वारा संकलित ग्रंथों को एकमात्र था तोल्कापियम ही अवशिष्ट है। तृतीय संगम जो था वो मदुरै में आयोजित किया गया था। इस सभा की अध्यक्षता नक्किर ने की थी। किसने की थी, तो नक्किर ने। वहीं अगर हम देखेंगे शिल्पाधिकरम जो कि संगम कालीन की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की प्रमुखता विदेशी व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे इलांगो आदिल। इसके रचयिता कौन थे, तो इलांगो आदिगल इसके रचयिता थे। इसमें न शिल्पाधिकरम में एक नायक है कोवलन और नायिका है कन्नगी और उपनायिका है राजनर्तकी माधवी। इनके बारे में मतलब बताया गया। मणिमेखले में जो है सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। और इसकी रचना क्या है, इसकी रचना है शीतले सतनार। इस महाकाव्य में नायिका है कोवलन और माधवी की पुत्री मणिमेखले है। माधवी की पुत्री क्या है, मणिमेखले। जीवक चिंतामणि के संदर्भ में ये क्या सही होगा, तो यह तिरुक्त देवर द्वारा रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ये तिरुक्त देवर द्वारा रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में। तो देखिए जीवक चिंतामणि जो है एक तमिल महाकाव्य है और यह जैन मुनि तिरुक्त देवर द्वारा रचित जैन धर्म ग्रंथ है। क्या है, जैन धर्म ग्रंथ। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य में 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में गिना जाता है। जो जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है और जैन मुनि जो है तिरुक्त देवर द्वारा ये जैन धर्म ग्रंथ है। और इसमें तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथ गिने जाते हैं। इस 13 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में 3145 पद हैं और कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। इनमें जन्म से मोक्ष तक आत्मा की यात्रा और सुंदर वर्णन किया गया है। और हम इसमें इकाई देख लेंगे, क्वेश्चन आता है कभी कभी मिलान में। संगम कालीन की प्रशासनिक है, जैसे राज्य को क्या कहते थे, मंडलम। राज्य एक मंडल होता है। प्रांत, प्रांत में क्या होता है, तो नाडु। शहर को उर कहेंगे, शहर में राष्ट्र में रो आ रहा है, इसमें भी रो। और बड़े गाँव को पेरूर कहते हैं। जो बड़ा बड़ा गाँव होता है वहाँ पे क्या होता है ना, लोग रो देते हैं रहने के लिए, तो पेरूर है। मतलब बड़े गांव, ऐसे कर लीजिए कि बड़े गांव में लोग क्या करेंगे, तो रो देंगे, तो पेरूर हो जाएगा। या फिर ना बड़े गांव में क्या होता है, बड़े गांव में बड़े लोग रहते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, तो रूड बिहेव करते हैं, तो रूड से रूड बिहेव करते हैं, पेरूर। और छोटे गांव में सिरूर हो जाएगा। तो छोटे गांव में क्या होता है ना कि सर, मतलब छोटे गांव में जो लोग रहते हैं वो हमेशा सिर उठा के चलते हैं, छोटे गांव में जो लोग रहते हैं। और पुराने गांव के लोग तो मधुर बोलते हैं, तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। स्थानीय सभा मनरम थी। अब हम देखेंगे संगम काल के संदर्भ में काशु, कनम, पोन, वेनपोन आदि क्या थे, तो ये सिक्के थे। संगम काल में सिक्कों के लिए काशु, कनम, पोन और वेनपोन आदि शब्द का प्रयुक्त होता था। संगम साहित्य में किसी महिला शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। संगम कालीन में प्रशासनिक व्यवस्था पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। सातवाहन वंश के
बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट। इसने उत्तरी भारत पर शासन करना आरंभ किया था और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के पतन काल में तक्षशिला को राजधानी बनाकर इस वंश ने अपनी शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ किया था। क्या इसमें सही है? बी, न तो एक नहीं दो। तो देखिए सातवाहन जो था उत्तरी शासन जो था भारत का प्राचीन राजवंश था और ये दक्षिणी भारत पर शासन करना आरंभ किया था। किस पे? तो दक्षिणी। और इसमें कह रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन काल में, इसमें कह रहा है कि तक्षशिला की राजधानी बनाकर, लेकिन यहाँ पे है कि प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठण को राजधानी बनाकर सातवाहन वंश ने अपनी शक्ति का उत्कर्ष आरंभ किया था। दक्षिणापथ में सातवाहन राजाओं के संबंध में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में पुराण में महत्वपूर्ण है जिनमें इन राजवंशों को 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। पुराणों से पता चलता है कि आंध्र जातीय सिंधुक ने अंतिम कर्ण शासक की हत्या कर शुंगों को अवशिष्ट शक्ति का विनाश कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन कालीन लेखों में गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख और वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी का कार्ले गुहालेख है। कभी कार्ले गुहालेख पूछेगा तो हमें याद रखना है कैसे, तो जैसे ना मतलब विशिष्ट लोग का पुत्र है जो कि आप पुल पे जा रहा है लेकिन वो काला है, थोड़ा हम रिलेट कर लेंगे। विशिष्ट लोग का कोई पुत्र है, वो क्या कर रहा है, तो पुल पे जा रहा है लेकिन वो काला है, तो लोग उसे क्या कर रहे, चिढ़ा रहा है। तो विशिष्ट पुत्र पुल्लू मावी का कार्ली गुहालेख और यज्ञश्री सातकर्णी का क्या है, तो नासिक गुहालेख। कभी कभी अगर यज्ञश्री दे दे ऑप्शन में और नासिक गुहालेख तो यज्ञ में हम सीखते हैं, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। यज्ञ में क्या करते हैं, तो सीखते हैं, तो नासिक और गुहालेख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कर्ण वंश के संदर्भ में। ये शुंगों के उत्तराधिकारी थे और सातवाहन वंश ने इस वंश को समाप्त किया था। क्या सही है? दोनों इसमें थे। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति की हत्या करके उसके अधिकारी थे वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी थी। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। सातवाहन वंश ने इस वंश को क्या किया, समाप्त कर दिया और कण्व वंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे। वासुदेव शासक जो थे ब्राह्मण था और जो अंतिम शुंग शासक थे देवभूति का मंत्री था। मौर्य सम्राट के बारे में हम देखेंगे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा क्या था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप हिंदू धर्म का पुष्यमित्र शुंग ने पुनरुत्थान किया था। बौद्ध धर्म के मतलब जब प्रचार प्रसार के फलस्वरूप ह्रास को प्राप्त करने हेतु हिंदू धर्म का पुष्यमित्र शुंग ने पुनरुत्थान किया। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और इसकी हत्या किसने की थी? मंत्री वासुदेव ने। और कण्व राजवंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे धनदेव। इन्होंने अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन यज्ञों को कराने का श्रेय जो था पतंजलि को है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कण्व वंश शासकों की मतलब बताया है, इसमें कालानुक्रम बताना है। जैसे कि पहले कौन है? वासुदेव कर्ण, फिर उसके बाद भूमिपुत्र कर्ण, फिर नारायण कर्ण, फिर सुशर्मा कर्ण। कर्ण वंश का जो है शुंग वंश के बाद मगध का शासन करने वाला वंश था ये, ठीक है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, इसकी स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा की गई थी और अंतिम राजा कौन थे? सुशर्मा थे। और बीच में जो है कहाँ है? भूमिपुत्र कर्ण और नारायण कर्ण आए थे। आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुक थे, ठीक है। सुशर्मा कौन थे? तो कर्ण वंश के। और सिमुक कौन थे? तो आंध्र वंश के संस्थापक थे। इनके साथ ही कर्ण वंश का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है मौर्योत्तर काल के मतलब हम देखेंगे प्राचीन भारत में संबंधित विदेशी राजवंश थे कौन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्राचीन भारत में संबंधित विदेशी राजवंश, तो इसमें हो जाएगा कौन कौन से? तो देखिए प्रमुख जो मतलब भारतीय राजवंश कौन कौन थे? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, महामेघवाहन वंश, ठीक है। शुंग है, सातवाहन है, चेदी वंश है, महामेघवाहन वंश है। अब देखिए जो इंडो ग्रीक है ये विदेशी राजवंश है। शक भी क्या है? विदेशी राजवंश है। पार्थियन भी विदेशी और कुषाण वंश भी कौन है? तो विदेशी राजवंश है। अब देखिए जो सातवाहन था उसका प्राचीन राजवंश था यह भारत का सातवाहन, और ये केंद्रीय दक्षिण भारत का शासन किया था और इसी जो है ना आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक सिमुक थे और ये पैठण जो प्रतिष्ठानपुर इनकी राजधानी थी।
सिमुक को सिंधुक, सिसुक, शिप्रुक, विशल भी कहा जाता है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। सातवाहन वंश के शासक थे जैसे कि सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुल्लुमामी, यज्ञश्री, शातकर्णी आदि थे। भारत पर आक्रमण करने के संदर्भ में इसमें बताया गया कौन थे, तो पहले यूनानी 326 ईस्वी पूर्व जो सिकंदर महान, शक सिथियन प्रथम शताब्दी में, कुषाण पहली शताब्दी में, पार्सियन वंश जो था, लोग इसको पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया बैक्ट्रिया के पश्चिमी की ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित सेल्यूकशी साम्राज्य की सीमावर्ती थी। पार्सियन वंश का जो भारत में पहलव या फिर पल्लव वंशों के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य बैक्ट्रिया के साथ पार्थियों के यवन क्षत्रप ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, परंतु शीघ्र ही पूर्व की ओर आने वाले कुछ व्यक्तियों ने यवन शासक की हत्या कर दी और उन्हें जिस साम्राज्य में नींव डाली वो पार्थियन वंश के नाम से विख्यात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे शातकर्णी प्रथम के बारे में। इसे कर्ण वंश की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है। क्या इसमें सही होगा? बी 2 और 3, ये गलत है। कर्ण वंश का सत्ता वाला, इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया था। तो देखिए जो मूल संस्थापक माना जाता है ना, वो किसको माना जाता है, तो शातकर्णी प्रथम जो है जो था कर्ण वंश की शक्ति का, तो ये गलत है। सातवाहन वंश का तीसरा शासक था शातकर्णी प्रथम। इसे सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो सही है, अश्वमेध यज्ञ किए थे। दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता जो है स्थापित की थी और इसने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान नगर को अपनी राजधानी बनाया था। और ये मतलब तीसरा भी सही है। और सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में कमी होने लगी और महाराष्ट्र में शक क्षत्रप वंश का शासन आरंभ किया गया, परंतु सातवाहन वंश के 23वें शासक थे गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक क्षत्रप की शक्ति को क्या है नष्ट करके पुनः सातवाहन वंश की शक्ति को दक्षिण भारत में स्थापित कर दिया। उसके बाद आया नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र शातकर्णी को वेदों का आश्रय, आगमन निलय और अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण और द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला जो है द्विजवार कुटुंबविंदन कहा गया है। नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकी नामक क्षेत्र और कार्ले के भिक्षु संघ को कर्जक नामक गांव दान दिया था। इन विवरणों से लगता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी व्यक्तिगत रूप से वैदिक धर्म का पोषक था, किंतु उसके राज्य में बौद्धों जैसे कि श्रमण समुदाय जैसे कि राज्य और प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गौतमी पुत्र शातकर्णी के संदर्भ में मतलब क्या जो है सही है। यह सातवाहन वंश का महानतम राजा था, तो हाँ बिल्कुल सही है ये। और इसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, तो जो ये भी सही है। फिर नासिक दे रहा है इसे एका ब्राह्मण या फिर अद्वितीय कहा जाता है, तो इसका जो एका ब्राह्मण अद्वितीय कहा जाता है। और फिर है कि इसने शक शासन नहपान को पराजित किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं क्यों, तो इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब चारों सही है। तो देखिए जो गौतमी पुत्र शातकर्णी था वो सातवाहन वंश का महानतम राजा था ही, और इसका जो है इसकी माता बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इसे जो नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। इसे खतियद पमान मदनस की उपाधि धारण की थी। इसे शक शासक नहपान को पराजित किया था। इसने किसने? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। नहपान को जब इसने पराजित करने के पश्चात नासिक के बौद्ध संघ को अजय काल की नासिक क्षेत्र दान में दे दिया। जिले में वेड़ाकटक नामक शहर की स्थापना की थी। यज्ञश्री शातकर्णी के बारे में देखेंगे कि सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था यज्ञश्री शातकर्णी। वह महान विजेता शासक था। कौन था? तो महान विजेतक शासक था जो यज्ञश्री शातकर्णी। इसने सिक्के पर नाव का चित्र अंकित किया था और ये विजय शातकर्णी इस वंश का जो है वो अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था विजय शातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट पुत्र पुल्लुमावी के संदर्भ में। तो वह प्राचीन भारत के सातवाहन वंश का शासक था, तो ये तो मतलब डी पहला सही है। और इसने महाराज और दक्षिणापधीश्वर की उपाधि धारण की थी। उपाधि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उपाधि देखते चलेंगे, दोनों सही है। गौतमी पुत्र जो शातकर्णी था के पश्चात उनके बाद उनका जो मतलब वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी जो है शासक बना। पुराणों में इसे प्रमोमा भी कहा जाता है। पुल्लुमावी के शासनकाल में सातवाहन संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। रुद्रा दमन की
जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि दक्षिणापति या फिर सातकर्णी को 2 बार हराया इसने। और पुल्लू मामी ने महाक्षत्रप रुद्रादमन की पुत्री के साथ विवाह किया। उसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया। पुल्लू मामी ने क्या किया था कि महाराज और दक्षिणापदेश्वर की जो है उपाधि धारण की थी। सातवाहन वंश के शासक कौन थे? पहले सिमुक आया, फिर उसका पुत्र कृष्ण, फिर सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर क्या तो विशिष्ट पुत्र पुल्लू मामी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद विशिष्ट कोई आएंगे तो विशिष्ट पुत्र पुल्लू मामी आए। फिर पुल्लू मामी से मतलब उनको लगा कि नहीं मुझे भी क्या है अपने नाम के आगे सातकर्णी लगाना चाहिए, तो उसके बाद आ जाएंगे विशिष्ट पुत्र सातकर्णी। फिर शिव स्कंद सातकर्णी आए, फिर यज्ञ श्री सातकर्णी और विजय सातकर्णी। मैं इसका क्रम थोड़ा सा रिलेट करती हूँ, कोई भरोसा नहीं है भाई आयोग का कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, तो इसलिए हम लोग को क्रम वैसे भी आर में आता है। तो देखिए सिमुक के पुत्र थे कृष्ण, और कृष्ण ने क्या किया तो कृष्ण ने एक उपाधि दी सातवाहनों की कि चलो सातकर्णी की उपाधि दे लो हमसे, तो कृष्ण के पास सातकर्णी। फिर गौतमी, फिर ना गौतम बुद्ध का यहाँ प्रवेश हुआ और गौतम बुद्ध ने अपने नाम से एक राजा को बोला कि तुम गौतमी पुत्र सातकर्णी हो। गौतमी को लगा कि हम अब कोई विशिष्ट शासक आए, और विशिष्ट शासक ने सातकर्णी के बदले में रख लिया अपना नाम पुल्लू मामी। मतलब उसने सातकर्णी की उपाधि हटा के वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मामी रखा, लेकिन फिर बाद में उसको एहसास हुआ कि मुझे भी सातकर्णी रखना चाहिए, इसलिए उसका पुत्र मतलब फिर उसने अपना नाम चेंज करके वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी रखा। अब फिर सातकर्णी देख के जो शिव जी थे वो भी मतलब कूद पड़े इस वंश में, बोले कि मैं शिव स्कंद सातकर्णी बनूंगा, इसके लिए तुम्हें यज्ञ कराना पड़ेगा, तब तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। तो यज्ञ श्री सातकर्णी और विजय सातकर्णी, इसको फिर से मतलब बैक करके आप इसे सुन सकते हैं, तो क्रम आपका मतलब गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आंध्र इक्ष्वाकु वंश। आंध्र इक्ष्वाकु वंश में पहला जो कह रहा है कि यह 7 वंशों के सामंत थे और कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में शासन करते थे। तो पहला जो है इसमें जो है ये सही है कि आंध्र इक्ष्वाकु वंश जो थे सामंत थे और कृष्णा गुट्टूर क्षेत्र में शासन करते थे। इस वंश की जो शासक थे जैन धर्म के पोषक थे, ये तो गलत ही है। और वीर पुरुष दत्त इस वंश के संस्थापक थे, ये भी गलत है। तो देखिए इनकी राजधानी इक्ष्वाकु वंश की थी विजयपुरी, आधुनिक में नागार्जुन कोंडा, अतः इसे विजयपुरी इक्ष्वाकु भी कहते थे। विभिन्न स्त्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि विशिष्ट पुत्र चंतामूला इस वंश के संस्थापक थे। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक इंपॉर्टेंट है, कौन थे तो विशिष्ट पुत्र चंतामूला थे। और उसने क्या किया था अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ किए थे। इसके उत्तराधिकारी थे वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। और आंध्र इक्ष्वाकु वंश में जो बौद्ध धर्म के पोषक थे। अब देखिए जो कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक था खारवेल, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर उदयगिरी की पहाड़ी पर हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे 31 नंबर, जैसे कि दिया है भारत के प्रमुख राजवंश व उनके संस्थापक शुंग वंश के मतलब अब हम थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे। भाई मेरा यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, एग्जाम में गलत ना हो इसलिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ से हम रिलेट करेंगे और बार बार इसका टेस्ट का रिविजन करते चलेंगे। भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके संस्थापक, जैसे शुंग वंश के कौन थे तो सूंघते, मतलब जैसे कोई 2 दोस्त हैं ड्रिंक करके आते हैं ना, तो एक दूसरे को सूंघते हैं कि भाई तुम ड्रिंक किए हो कि नहीं। तो पुष्प मित्र जो है वो सूंघते हैं, लेकिन उनको फूलों की खुशबू आती है। तो सूंघते कौन है तो फूलों की खुशबू आ रही है मित्र को, तो पुष्प मित्र हो जाएगा। कण्व जो है कण्व या फिर कण्व से हमें याद आएगा कान, और कान जो होता है ना वो हमारे वश में नहीं होता, कोई भी बात सुन सकते हैं हम। तो वासुदेव, ठीक है, कोई शोर करेगा तो क्या कान हमारे वश में है कि हम ना सुने, नहीं, वो सुन सकते हैं। तो कांट से हो जाएगा वश में नहीं है वासुदेव। और सातवाहन वंश का सिमुक, चेदी वंश का हो जाएगा कि महामोघ वाहन हो जाएगा, ये याद है मुझे। इस वंश का जो महानतम शासक था चेदी का खारवेल, इसका था हाथी गुम्फा अभिलेख, और संस्थापक थे मेघवाहन। और जो अभिलेखों में खारवेल को क्या राजश्री कहा गया है। अब यहाँ पे दिया है फिर शासक और इसकी संस्थापक और राजधानी, जैसे हिंद यवन के कौन थे तो डेमोट्रियस थे, और यहाँ पे सियालकोट इनकी राजधानी तो थी। हिंद जो है हिंद यवन से जब कोई शासक आए थे तो उनको लोग क्या कहते थे कि तुम हिंद यवन से आए हो, अर्थात तुम डोमो,
मतलब डेमेट्रियस, बस रिलेट करने के लिए, इसको कोई माइंड न करें। हिंद यवन से शासक आए तो उनको लोगों ने बोला कि तुम डोम हो तो डेमेट्रियस हो जाएंगे। इसके संस्थापक कुषाण वंश के कौन थे? कुजुल कटफिसस थे। इसके बाद विम कटफिसस में पूरा क्रम भी उसका भी याद करेंगे जैसे जैसे आएगा। कुषाण वंश के कौन थे? तो कुजुल कटफिसस थे, और जिन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाई थी। अब देखिए हम थोड़ा राजधानी भी याद करा देते हैं कि हिंद यवन के कौन थे संस्थापक? तो डेमोट्रियस थे। हिंद यवन से आए संस्थापक तो लोगों ने बोला कि तुम डोम हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, सिया हुआ मतलब सिला हुआ कोट पहना हो, तो सियालकोट इनकी राजधानी थी, वही साकल। कुषाण वंश के कौन थे? कुजुल कटफिसस। कुषाण की राजधानी थी पेशावर। तो कुषाण से हम याद करेंगे ना, कुषाण में जो हमें लग रहा है कि कुषाण से साउंड हम लेंगे कुशल। कुशल कौन होते हैं? तो पुरुष, इसलिए अपनी राजधानी पुरुषपुर बनाए थे। कदम वंश में मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे। तो कदम हम जब रखते हैं मयूर के पास, मोर के पास, तो मोर जो है शर्मा जाता था। तो या फिर कदम हम कहाँ रखेंगे? वन में, तो जहाँ कदम रखेंगे वो हमारी राजधानी हो जाएगी। और शर्माएगा कौन? जो संस्थापक करेगा, मतलब स्थापना करेगा, मयूर शर्मन। तो कदम वंश के हो जाएंगे मयूर शर्मन, बनवासी। गंग वंश के कौन थे? कोंकणी वर्मा, तलकाड। तो गंग से हम याद करेंगे ना कि गैंग लेके कौन चलता है? तो गैंग लेके जब मतलब कोई चलता है, जैसे दोस्तों का गैंग चल रहा है तो कोक पीते हुए चलते हैं, तो कोंकणी वर्मा। तो लेकिन क्या होता है कि तब हमें क्या होता है कि पुलिस वाले द्वारा हमें काट दिया जाता है, हमारा चालान कट जाता है, तो तल काट, ठीक है, थल पे काट दिया जाता है। तो गंग वंश की कोंकणी वर्मा। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे देखिए सबसे इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 युग्म जो सही है वो गलत कौन सा है इसमें? तो आप मिला सकते हैं कौन सा है। कुषाण वंश जो दिया है ये मिनांडर नहीं हो जाएंगे, कुजुल कटफिसस हो जाएंगे। सबसे प्रसिद्ध जो हिंद यवन था, इंडो ग्रीक वंश, इसका शासक था मिनांडर, जो कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध था। यह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। स्वात घाटी में एक मंजूषा मिली जिस पर मिनांडर का नाम खुदा था। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान के कुछ उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में सम्मिलित था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कह रहा है प्राचीन भारत में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा जो है वो प्रारंभ की थी। और महाराष्ट्र के नानागढ़ अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। क्या इसमें होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करते हैं, तो देखते हैं हम इसका। जो प्राचीन भारत का सातवाहन शासक थे, ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी में कर मुक्ति भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। क्योंकि महाराष्ट्र के नानागढ़ अभिलेख हम देखेंगे तो उसमें भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है जो सातवाहन शासकों से संबंधित था। सातवाहन काल में पदाधिकारियों में भंडागरिक जो कि कोषाध्यक्ष थे। रज्जुक कौन थे? तो राजा के लिए राजस्व सबसे बड़ी चीज होती है, तो रज्जुक से हम राजा लेंगे और राजा के लिए क्या होगा? तो राजस्व विभाग होगा। फिर पनीय घरक, तो पनी में पानी आ रहा है तो जलापूर्ति अधिकारी। और कर्मांतिकांक में क्या हो जाएगा? कर्म से भवन का निर्माण होता है, तो कर्मांतिक क्या हो जाएगा? भवन निर्माण अधिकारी ये होगा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ दिए कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्या ये सही है? और दूसरा कह रहा है कि कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित कराए थे, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्यतः चीनी ग्रंथों में था पान कुकृत और सिएन हान उशु, फान एकृत और हाउ हान सु महत्वपूर्ण स्रोत है। इन विवरणों से पता चलता है कि यूची कबीला जो कि कुई शुआंग कुषाण सबसे शक्तिशाली था। कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्कों को प्रचलित किया था। चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कटफिशस राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। तक्षशिला की जो खुदाई है 1915 ईस्वी में सर जॉन मार्शल द्वारा कराई गई थी। यहाँ से कुषाण कालीन जो सिक्के तथा स्मारक मिलते हैं। भारत में अगर स्वर्ण सिक्के प्रचलित कराए थे कुषाण शासकों ने और सर्वाधिक रूप से तो ये गुप्त में हुआ था। इन्हीं के आधार पर निश्चित करने में सहायता मिलती है। कनिष्क कुल ने कुटफिसस कुल के बाद शासन किया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेम कटफिसस के बारे में। वह कुजुल कटफिसस का उत्तराधिकारी था, सही है। यह सिक्कों से ज्ञात होता है कि वह शैव मत का जो है अनुयायी था, बिल्कुल सही है दोनों। तो देखिए कुजुल कटफिसस जो था वो 78 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इसका जो पुत्र है वेम कटफिसस शासक बना। वेम कटफिसस ने पंजाब सिंध कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को कुषाण राज्य के अंतर्गत ला दिया। और कुछ इतिहासकार का ऐसा मानना
बात है कि उसने कुषाण साम्राज्य को पूर्व में बनारस तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तारित किया। वेमकटफिसस ने देवपुत्र तथा सम्राटों का सम्राट की उपाधि जो ली। उसने सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि शैव मत का अनुयायी था। उसने 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक शासन किया था। तो कुजुल कटफिसस के बारे में हमने देख लिया, मौत ये भी इम्पोर्टेंट था। फिर है कुजुल कटफिसस के बारे में, अभी हमने किसके बारे में, वेमकटफिसस के बारे में देखा। अब कुजुल कटफिसस के बारे में देखेंगे। ये कुषाण वंश का जो है पहला विख्यात शासक था कुजुल कटफिसस। इसने क्या किया था ना कि 45 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किया और इसने अपने राज्य में काबुल, कंधार, बैक्ट्रिया, बलूचिस्तान आदि जो प्रदेश थे सम्मिलित किए। और जो था जो कुजुल कटफिसस था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के बारे में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यह जो था शक वंश का महानतम शासक था, तो पहला ही इसमें गलत है, ठीक है, बी इसमें सही हुआ 3। इसने साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया एवं पार्थिया क्षेत्र सम्मिलित किया, ये तो सही है। और इसने 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत आरंभ किया, ये भी सही है। इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो देखिए जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके कार्यकाल का आरंभ जो है 78 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। 78 ईस्वी में शक संवत इसने आरंभ किया था। इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया का क्षेत्र सम्मिलित है। कनिष्क ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार मगध तक किया और यहीं से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया। कनिष्कपुर में जो है कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क के उत्तराधिकारी थे हुविष्क। इस जो थे इन्हीं के समय में कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र जो था पेशावर से हटाकर मथुरा पहुंच गया। कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक था वासुदेव। कनिष्क का द्वितीय जो था, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म का महायान शाखा का संरक्षक था। भाई हमने ऐसे याद कर लिया कि जो हर्षवर्धन भी महायान शाखा का था संरक्षक, ऐसे कुछ हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कनिष्क क्या था, महान था, इसलिए महायान शाखा का जो संरक्षक था। उसने कश्मीर में क्या किया, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब देखिए शक संवत के बारे में हम देखते हैं कि यह भारत के उत्तराधिकारी यह भारत की आधिकारिक कैलेंडर है। इसको सरकारी रूप से अपनाने के पीछे कारण यह है कि प्राचीन लेखों शिलालेखों में इसका वर्णन देखा गया है। इसके अतिरिक्त यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ था। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी पूर्व में अपना राज्यारोहण किया और उसने अपने लक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। यह चैत्र 22 मार्च से 21 मार्च तक प्रारंभ होता है। कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था किसका, तो देखिए कनिष्क को ना ए होगा 1 2 3 4 सब में कनिष्क का संरक्षण। तो कनिष्क में जो अश्वघोष थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये उपाध्यक्ष थे। उच्च कोटि का साहित्यकार थे। बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार की भी इन्होंने रचनाएं की थी। ये नागार्जुन थे जो कि एक दार्शनिक व वैज्ञानिक थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र और सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादन किया। वसुमित्र जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना की और बौद्ध जातकों पर टीका लिखा। बौद्ध धर्म को विश्वकोश कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें चरक कौन थे, तो चरक जो थे वो कनिष्क के प्रथम के राज वैद्य थे। इनके द्वारा रचित था चरक संहिता, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ था। सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म व उनके उपयोग के वर्णन से मिलता है। अतिरिक्त में देखेंगे जो कनिष्क था वो कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। कनिष्क कौन था, कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक। उसके समय में मूर्ति कला की जो गंधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ था। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान, चरक और चिकित्सक विद्यमान थे। 38 नंबर क्वेश्चन है मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में देखेंगे। तो गाथा सप्तशती जो है वो किसकी है, गाथा जब कोई सुनाता है तो हाल पता चलता है। काम है वत्स, इधर आओ, कामसूत्र का वत्सायन। महाभाष्य महान थे पतंजलि। नाट्यशास्त्र मुनि, नाटक कौन करते हैं तो भारत के मुनि करते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि हो जाएगा। चरक संहिता चरक की है। स्वप्न प्रवास दत्ता, प्रवास में गए तो भाषा बदल गई, प्रवासी बन गए तो भाषा बदल गई तो भाष। सौद्रानंद और बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष है। चारु दत्ता, तो चारु की भाषा बहुत ही अलग है। और मिलिंद पन्हो का क्या हो जाएगा, नागसेन। उरुभंग भास, तो मतलब लोग ना क्या कर रहे हैं तो रो रहे हैं या फिर
उरु या फिर रे करके बोल रहे हैं तो इनकी भाषा अच्छी नहीं है, भाषा भंग हो गई है या फिर भंग भाषा हो गई है, ऐसे भी कर सकते हैं। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख में जैसे अयोध्या में धन बहुत है तो अयोध्या अभिलेख धन हो जाएगा। बेस नगर, बेस जो है वो हिल गया है, हिलियोडोरस बेस जो है वो हिल गया है नगर का, तो ऐसे याद किए थे। सिनकोट का क्या हो जाएगा, सिनकोट, तो सिनकोट में हो जाएगा ना, कोट दिया है तो कोट जो है वो कोट कौन सिलता है, मीना सिलती है, तो सिनकोट अभिलेख जो है वो मीनांडर का है, ऐसे याद करेंगे। कोट कौन, मीना सिलती है तो मीनांडर। नाना घाट अभिलेख किसका है, तो नाना क्या है, तो एक नायक है, तो नैनिका हो जाएगा, ठीक है, नैनिका नायक थे या फिर नैनिका। पंजतर से कुषाण हो जाएगा। पंज कौन करता है, तो पंज कौन मारता है, तो कुषाण वाले मारते हैं ऐसे। फिर गंधार मूर्तिकला के संदर्भ में देखेंगे, यह जो शैली है वो बाह्य संस्कृतियों से जो है प्रभावित नहीं थी। क्या ये सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 इसमें सही है। तो क्या इसका जो है बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित जो है नहीं थी, गलत है ये। यह आदर्शवादी शैली थी, तो ये भी गलत है, पहला और दूसरा गलत है। इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण मिला, ये सही है। भारत में यूनानी कला के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। अब हम पढ़ते हैं, इस काल पर यूनानी और हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का अत्यधिक प्रभाव है, अतः इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक गंधार शैली जो है वो नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक गंधार शैली में क्या होता था कि नीले धूसर बलुआ प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था, जबकि बाद में अवधि मिट्टी और प्लास्टर उपयोग में लाई जाती थी। यह शैली जो है मुख्य रूप से बौद्ध चित्रकला, ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित थी। यह यथार्थवादी शैली थी। इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण मिला था। यह कला शैली जो थी वो आधुनिक गंधार क्षेत्र और उत्तर पश्चिम सीमांत में विकसित थी। मथुरा की मूर्तिकला में देखेंगे कि यह जो शैली है बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। यहाँ पे क्या रहा है, हाँ, बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी और स्वदेशी शैली के रूप में विकसित हुई थी और इस शैली की मूर्तियों को चित्तीदार बलुआ पत्थरों का प्रस्तर उपयोग बनाया जाता था। यह आदर्शवादी शैली थी। इस कला में कुषाण संस्कार, इस कला को भी कुषाण शासकों का संरक्षण मिला था। यह शैली मथुरा, शोंक और कंकीला टीला के आसपास के क्षेत्रों में विकसित थी। मथुरा मूर्तिकला शैली पर तीनों धर्म का प्रभाव था, यानी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म संबंधित मूर्तियों इस शैली में बनाई गई थी। 40 नंबर हम देखेंगे, यौधेय व्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में निवास करने वाली प्राचीन जाति थी। क्या सही है, तो पहला जो है सही है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। तो देखिए यौधेय जो थी व्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में निवास करने वाली प्राचीन जाति थी। यह एक बुद्ध युद्ध करने वाली जाति थी जिसे पढ़नी ने आयुध जीवी के रूप में उल्लेखित किया। इनके सिक्कों पर एक ओर यौधेय गणस्य जय था और दूसरी ओर क्या था, कार्तिकीय देवता का अंकन मिला। वहीं मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे तो शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसके प्रवर्तक थे लकुलिस को माना जाता था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरिकस और अरिकामेडु, जो कि बारबेरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेडु पूर्वी तट पर और बेरीगाजा या भड़ौच पश्चिमी तट पर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। अब हमारा हिंदी यहाँ स्टार्ट हुआ, तो एंशिएंट हिस्ट्री का 60 नंबर टेस्ट भी 2 पार्ट में है, वो कंप्लीट हुआ। वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए बीच में मुझे छोड़ना पड़ता है। तो 2 पार्ट में ही टेस्ट की वीडियोज़ अपलोड होंगे आधे घंटे की। अब इसमें तो थोड़ा ज़्यादा चला गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आधे घंटे में 2 पार्ट में रहेंगे। अब एक ही टेस्ट हमारा बचा है 17 नंबर का, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो जल्दी उसे मैं अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।